एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट की थी पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के बारे में हम कर रहे थे। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी तो कंटिन्यू रखूँगी, साथ साथ में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और करंट अफेयर्स को करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो हम हर वीक करंट अफेयर्स भी करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाऊंगी। पर अभी तो मैं आज जो टॉपिक ले रही हूँ वो तो पॉलिटी का ही हम करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स किए थे, आर्टिकल 14 और 15, ठीक है। अब 3 आर्टिकल्स रह जाते हैं, आर्टिकल 16, 17 एंड 18, जो हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 16 हम देख लेते हैं। आर्टिकल 16 भी राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 16 बोलता है, आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 16 में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये आर्टिकल है सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। ये फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ सिटीजन्स की बात करता है, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स की। तो इसमें बोला गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी हर एक सिटीजन को इंडिया के, ठीक है। किस मैटर में? एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट इन द ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस में कोई भी जॉब जब किसी पर्सन को मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी? उसको इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी हाई क्लास से बिलोंग करते हो, अगर आप अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आपकी कैपेबिलिटी को नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अगर किसी लो क्लास के पर्सन की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर किसी पुअर पर्सन की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसे उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जॉब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में बोला गया, सेकंड क्लॉज में, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर द ऑफिस अंडर द स्टेट। अब कोई भी पर्सन जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता जॉब में स्टेट के अंडर। किस बेसिस ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन। इन बेसिस पे आप जो है वो किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। कि आप मुस्लिम कैटेगरी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको हम जॉब नहीं दे सकते, ठीक है। आप क्योंकि आप लड़की हो इसलिए आपको जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि आप लड़के हो इसलिए आपको जॉब नहीं दे सकते, ठीक है। आपका सेक्स नहीं देखा जाएगा, आपका रिलीजन नहीं देखा जाएगा। बट अब कुछ केसेस में एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। तो अब इनके एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं। रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब इसमें यही बात की गई कि रिजर्वेशन तो प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ठीक है। अब रिजर्वेशन कैसे हो सकती है? वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन हो सकती है, ठीक है। किसी बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन हो सकती है, ट्राइबल लोगों के लिए रिजर्वेशन हो सकती हैं। तब आप उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलोगे, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि सेक्स के बेसिस पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि अगर वो पर्सन कोई लेडी है, जेंट्स है। बट कुछ केसेस में इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल नर्सिस। अब हॉस्पिटल में नर्सिस होती हैं तो वो लेडीज़ के लिए सीट्स होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई मैन ऐसा तो नहीं बोल सकता कि यहाँ पे आप लेडीज़ को क्यों अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे मेंस, अब किसी कहीं पे फिजिकल वर्क का ज़्यादा काम होगा और वहाँ पे सीट्स, वो सीट अगर होगी मेन के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, है ना, बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वहाँ पे अगर रिलीजियस पर्सन की ज़रूरत है, पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे
इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है। तो हमने कर लिया आर्टिकल नंबर 16, अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 17 की, ठीक है। तो आर्टिकल 17 बोलता है इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी और फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो अब जो हमारा आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत सारे जो रिलीजियस लोग थे, पुराने ज़माने के लोग थे, वो अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे। वो लो कास्ट के लोगों को, जो पुअर क्लास के लोग हैं, उन लोगों को टच नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो उस अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया, ठीक है, ताकि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस ना किया जाए, चाहे वो रिलीजियस फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें बोला जाता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा अगर आप अनटचेबिलिटी को क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, फॉलो करते हो। अब 1976 में क्या हुआ था कि अनटचेबिलिटी एक्ट जो आया था 1955 में, उस एक्ट को अमेंड कर दिया गया था, ठीक है, और इसको रिनेम किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। जो अनटचेबिलिटी एक्ट था 1955 उसको रिमूव किया गया, अमेंड किया गया सॉरी, और उसको बना दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। और इसमें और ज़्यादा टफ कंडीशंस लगा दी गई, पनिशमेंट्स रखी गई अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ की, जो भी पर्सन अनटचेबिलिटी को फॉलो करेगा उसको 6 मंथ की पनिशमेंट हो सकती है, उसको फाइन हो सकता है अप टू 500 रुपीज़, और बोथ भी फॉलो किए जा सकते हैं, उसको पनिशमेंट भी होगी, उसको फाइन भी पड़ेगा, ठीक है। अब ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब कोई भी पर्सन जिसने अनटचेबिलिटी को क्या किया है, ये वाला ऑफेंस किया है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया है, फॉलो किया है, तो उस पर्सन को पार्लियामेंट के इलेक्शन से क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखो लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया, लास्ट पॉइंट में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 17 अगर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल भी अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है, प्रैक्टिस करता है इन एनी फॉर्म, ठीक है, तो उसको भी पनिश किया जाएगा, ठीक है। स्टेट तो प्रैक्टिस नहीं करेगी, बट अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसको प्रैक्टिस करता है तो उसको भी क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, और ये काम होगा स्टेट का कि उस पर्सन के लिए नेसेसरी एक्शन लिए जाए। अब जैसे इसमें बहुत सारे एक्ट्स बताए गए हैं आर्टिकल नंबर 17 में जो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो वो मैं डिटेल में यहाँ तो मैंने आपको नहीं लिखे हैं, पर मैं एक बार आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे कि अगर कोई पर्सन मंदिर वगैरह जाता है, ठीक है, वो ड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और वो मंदिर वगैरह जाता है, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी भी टेम्पल पब्लिक प्लेसेस में जाने को, किसी पार्क में जाने को, किसी शॉप में जाने को, ठीक है। और अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करेगा, ठीक है, यानी कि जस्टिफिकेशन देगा कि हम रिलीजियस बेसिस पे जो है वो अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कुछ अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से हम अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी को स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो अगर आप किसी भी रीज़न से उसको जस्टिफाई करोगे तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। तो ये था आर्टिकल नंबर 17 जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए बनाया गया। आर्टिकल 16 और 17 कर लिए हैं कंप्लीट। अब जो लास्ट हमारा राइट टू इक्वालिटी में जो आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 18, ठीक है। अब आर्टिकल 18 जो बात करता है वो करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, यानी कि किसी भी टाइप के टाइटल्स को अबॉलिश करता है। तो इस आर्टिकल को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल में कौन से टाइटल्स की बात की गई है, ठीक है। तो कोई भी हेरिडिटरी जो टाइटल होंगे, ठीक है, वो टाइटल जो हमारे यानी कि वंश से हमें प्राप्त हुए हैं, हमने वंश से उसको अटेन किया है,
उन सभी टाइटल्स को ये अबॉलिश करता है। अब उन टाइटल्स में कौन कौन से टाइटल्स आते हैं, जैसे कोई राजा, महाराजा, ठीक है, राय बहादुर, राजा साहब, जो भी मतलब जो हमें हमारी हेरिडिट्री से प्राप्त हुए हैं, वो सारे टाइटल्स को ये अबॉलिश करता है आर्टिकल, ठीक है। अब जैसे जब हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो वो बहुत सारे टाइटल्स दिया करते थे, ठीक है, जो किंग होते थे उनको टाइटल दिया करते थे, ठीक है, राय बहादुर, राजा साहब, महाराजा, ठीक है। तो इन सभी टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्योंकि हमें अपने कंट्री में इक्वलिटी को क्या करना था, इक्वलिटी को हमारा एक राइट बनाना था, ठीक है। तो उस इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए इन टाइटल्स को अबॉलिश किया गया। तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी टाइटल्स की, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्लॉजेस की। तो फर्स्ट क्लॉज बोलता है इट प्रोहिबिट द स्टेट टू कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक, ठीक है। यानी कि जो टाइटल हम लोगों ने खुद अटेन किए हैं, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी से लिए हैं, जैसे कि मिलिट्री वाले टाइटल्स हो गए, ठीक है। अब कोई पर्सन पीएचडी करता है, कोई पर्सन डॉक्टर है, ठीक है, तो वो टाइटल हमने खुद एक्वायर किए हैं, ठीक है, खुद। तो उन मिलिट्री टाइटल्स और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़ के किसी भी सिटीजन और फॉरेनर को कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये स्टेट को बोला गया इस क्लॉज में कि वो किसी भी सिटीजन या फॉरेनर को कोई ऐसा टाइटल नहीं देगा, ठीक है। अब सेकंड क्लॉज में बोला गया इट प्रोहिबिट अ सिटीजन। अब इसमें बात की गई सिटीजन की, कोई भी जो इंडिया का सिटीजन होगा एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ये इंडियन सिटीजन्स को रोकता है कि वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी फॉरेन स्टेट से, ठीक है। अब वो टाइटल किस बेसिस पे मिल रहा है वो तो डिसाइड करेगी स्टेट, ठीक है, बट वो कोई भी ऐसा टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन स्टेट से जो उसके एकेडमिक्स को देख के या उसकी परफॉर्मेंस को देख के ना उसे मिला हो, जबकि उसके हेरिडिटरी से उसको मिला हो, ठीक है। अब जो थर्ड में बोला गया कि कोई भी फॉरेनर जो स्टेट के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी फॉरेनर है जो इंडिया आया है और वो स्टेट के अंडर काम कर रहा है, वो कोई भी टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई फॉरेनर है जो यहाँ पे काम कर रहा है इंडिया में, ठीक है, तो स्टेट के अंडर वो काम कर रहा है, वो कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन स्टेट से विदाउट दी कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना वो नहीं कर सकता एक्सेप्ट। अब फोर्थ में बोला गया, फोर्थ क्लॉज में नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलमेंट, ठीक है। अब कोई भी पर्सन या इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो जो स्टेट के अंडर काम कर रहा है, वो किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई प्रेजेंट, कोई अमोलूमेंट, कोई भी ऑफिस प्रॉफिट ऑफ अपने प्रॉफिट के लिए कोई ऑफिस अटेन नहीं कर सकता, ठीक है, कोई प्रेजेंट नहीं ले सकता बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट से, ठीक है, ठीक। अब इसमें बेसिकली यही बोला गया कि आपको एकेडमिक मिलिट्री टाइटल्स तो मिलेंगे बट आपको हेरिडिटरी टाइटल्स अब नहीं मिलेंगे। हेरिडिटरी टाइटल को टोटली अबॉलिश किया गया आर्टिकल नंबर 18 में, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के 3 आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, आर्टिकल 16, 17 एंड 18। तो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट था राइट टू इक्वलिटी, जो हमने कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इन 5 आर्टिकल्स को लर्न करने की। तो हमने राइट टू इक्वलिटी के सारे आर्टिकल्स कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें थे टोटल 5 आर्टिकल्स और मैं अब आपको ट्रिक बताऊंगी इनको लर्न करने की। तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, DOUBT, यानी कि डाउट, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना है। अब D से क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है,
डिस्क्रिमिनेशन। ओ से आता है अपॉर्चुनिटी। यू से आता है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। एंड टी से आता है टाइटल। अब बी आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपने डाउट वर्ड को याद रखना है, और याद रखना है डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, ठीक है। और इससे पहले तो ये आते हैं राइट टू इक्वालिटी में। तो 14th जो आर्टिकल है वो तो आप सबको पता है, इक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 तो आप याद रख लेंगे इक्वालिटी से, ठीक है। आर्टिकल 15 आ गया डी से, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और आर्टिकल 16 आ गया अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी सबको। यू से आ गया अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। और बी से तो आप नेग्लेक्ट करेंगे, और लास्ट है टी, यानी कि टाइटल्स को अबॉलिश किया जाएगा आर्टिकल नंबर 18 में, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल्स को लर्न करने की, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।